गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन अगस्त 2025 की, जिसमें आज हम अपना सोशल इश्यूज़ प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। कनेक्ट विद आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम करते हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, आपके सारे करंट अफेयर, सारे डाउट्स आपके डिमोलिश कर दिए जाएंगे। पीएम पाठशाला से जुड़े रहिए। सोशल इश्यूज़ में गाइस आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अर्बन माइग्रेशन के बारे में। क्यों था न्यूज़ में, क्या होता है माइग्रेशन, अर्बन टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। रिसेंट में गाइस अभी आईआईटी इंदौर ने ना एक रिसर्च करी, जिसमें हाईलाइट करा कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है और उसकी वजह से जो डेली लाइफ है सिटीज़ की वो रीशेप हो रही है। शिफ्ट ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, रूटीन चेंज हो रहे हैं, लिविंग कंडीशन चेंज हो रही हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के कारण कह रहा है कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं जो अर्बन माइग्रेंट होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए माइग्रेशन क्या होता है। तो माइग्रेशन का मतलब आपको जो समझाया गया है, आईओएम यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने डिफाइन किया है कि माइग्रेशन बेसिकली एक मूवमेंट है लोगों का। जो क्या सा मूवमेंट है, जो आपको अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस से एक नए प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे ले जा रहा है, जिसमें बेसिकली क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर या विद इन अ स्टेट आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो। कंट्री के बाहर भी जा सकते हो, विद इन अ कंट्री भी रह सकते हो, ऑल अप टू एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक कहीं से भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अब यहीं पर ये बात कर रहा है सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है। तो सर्कुलर माइग्रेशन के लिए बोला जा रहा है कि ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है माइग्रेशन का, जहाँ लोग मूव करते हैं डेस्टिनेशन पे फॉर वर्क और वापस से अपने एम्प्लॉयमेंट एंड करने के बाद जहाँ से वो आते हैं वहीं चले जाते हैं। तो ऐसा लो इनकम ग्रुप में देखा जाता है, जो बहुत ही सीजनल काम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म जॉब्स कर रहे हैं, या थोड़े टाइम के लिए किसी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए किसी दुबई में चले गए, सऊदी में चले गए, या किसी भी ऐसे ही पोलैंड में चले गए, तो समझ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर माइग्रेशन, जो कि एक रिपीटेटिव पैटर्न आजकल चल ही रहा है ना। समझ गए सारी डेफिनेशन, ये सारी बातें। अब हम चलते हैं माइग्रेंट्स इन इंडिया, कि भारत में क्या कंडीशन है माइग्रेंट्स को लेके समझते हैं। पॉपुलेशन सेंसस हुआ भारत में, डिफ़ाइन किया गया कि माइग्रेंट जो है वो कैसे हो रही है, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी देखी जा रही है, प्लेस ऑफ आपका ये भी देखा जा रहा है कि लास्ट रेसिडेंस क्या था, उससे पता लगाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ बर्थ क्राइटेरिया, अगर व्यक्ति जो प्लेस ऑफ बर्थ या उसका जो आज वो जहाँ रह रहा है वो अलग अलग है, प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन अलग अलग है, तो उस व्यक्ति को कंसिडर कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो क्या है, माइग्रेंट है। समझ में आ रहा है, ये क्राइटेरिया है, यूज़ करके सरकार ये पता लगाती है कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इन्यूमरेशन का मतलब है एक्शन ऑफ मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन, यानी कितना कौन सी चीज़ कैसे कैसे हुई है, यानी गणना करना। इन्यूमरेशन मतलब क्या होता है, गणना करना, हिंदी में बोलते हैं इसको। और अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं कि पर्सनस प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट डिफर फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि लास्ट रेसिडेंस उसका कौन सा था, तो गणना के द्वारा वो भी पता चल जाता है, तो वहाँ पर भी हमें माइग्रेंट की फिगर मिल जाती है। अब अगर हम भारत में स्टेटस देखें माइग्रेशन का, तो क्या है, तो कह रहा है अर्बन माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑल इंडिया लेवल पर 18.9% रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन इधर उधर मूव कर रही है। साथ ही में 15.9% अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ टोटल माइग्रेशन बेसिकली हुआ है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 40% इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहने आ जाएगी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 प्रिडिक्ट कर चुका है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन एट 55% हाईएस्ट है अभी तक, सबसे ज़्यादा गांव से गांव में ही माइग्रेट हुआ जा रहा है। अर्बन टू लोअर अभी लोवेस्ट है, क्योंकि वो 10% मूव कर रहे हैं। अब अगर माइग्रेंट का शेयर देखें, तो माइग्रेंट हमारे यहाँ 28.88%, यानी 40.20 करोड़ जो पॉपुलेशन है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, वो सारी माइग्रेंट है। 2011 में तो ये 37 पॉइंट समथिंग ही था, यानी 400 मिलियन, सोचो आप, ड्रीम्स
आके बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलेशन आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर 2011 का देखें तो 45.57 करोड़ लोग जो थे वो माइग्रेंट थे। 5 स्टेट में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट होता है, वो भी आउटबाउंड। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आउटबाउंड माइग्रेंट्स क्या होते हैं, इनबाउंड माइग्रेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझो, देखो आउटबाउंड जो माइग्रेशन है वो क्या होती है। आउटबाउंड माइग्रेशन का मतलब है जब लोगों की मूवमेंट हो, वो कंट्री छोड़ें, रीजन छोड़ें, कम्युनिटी को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाए, एम्प्लॉयमेंट के चलते, फैमिली के चलते, एजुकेशन के चलते, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के चलते। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हम आउटबाउंड माइग्रेशन। ये कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है? यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना। अब साथ ही साथ कह रहा है कि इन्हीं स्टेट्स को सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है ट्रेंड इनबाउंड माइग्रेशन का भी। यानी इनबाउंड माइग्रेशन में क्या होता है, लोगों का मूवमेंट हो रहा है पर्टिकुलर एरिया या रीजन में, कंट्री में ही, क्योंकि उनको वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बात समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मानो कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इंडिया मूव टू यूएस टू अटेंड कॉलेज, है ना, तो ये एक तरह से इंटरनेशनल वाला माइग्रेंट हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें चलती हैं, एक आपकी इनबाउंड, एक आपकी आउटबाउंड। तो दोनों में ही आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि इनबाउंड माइग्रेशन क्या होती है और आउटबाउंड माइग्रेशन क्या होती है। आउटबाउंड माइग्रेशन में भी पता चल गया आपको कैसे कैसे मूव कर रहा है। मान लो कोई इंडिविजुअल एक रीजन से दूसरी कम्युनिटी में, सेम कंट्री में जा रहा है, रूरल टू अर्बन एरिया में, तो वो भी एक तरह से आउटबाउंड माइग्रेशन होता है। कारण कुछ भी हो सकता है, लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रीलोकेट हुआ है, एजुकेशन के चलते, कोई भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ आता है इनकमिंग माइग्रेशन के बारे में, वो भी बहुत राइज कर रही है फास्टली। वेस्ट बंगाल हुआ, राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, इन सभी से बहुत ज़्यादा कर्नाटका में, ये सब में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन, बहुत फास्टेस्ट है, यहाँ इनकमिंग माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। बात समझ रहे हो? लेकिन महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में डिक्लाइन कर रही है ना। अब यहाँ पर एक शब्द आया गाइज, आपका इनकमिंग माइग्रेशन क्या होता है ना। तो इनकमिंग माइग्रेशन का मतलब होता है, इमाइग्रेशन भी बोलते हैं, याद रखना, इनकमिंग माइग्रेशन को ही इमाइग्रेशन भी हम बोलते हैं। इमाइग्रेशन का मतलब है व्यक्ति, एक्ट ऑफ पर्सन, जब वो मूव कर रहा है इनटू अ कंट्री अदर देन देयर ओन टू एस्टैब्लिश अ न्यू प्लेस। अब इसमें पुश और पुल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, है ना, आपके फैमिली रीयूनिफिकेशन हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड की बातें हो सकती हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से ऐसा होता है। इमाइग्रेंट का मतलब ही है पर्सन हु एंटर्स अ न्यू कंट्री टू लिव। समझ में आ रहा है ये आपको सारी बातें? अब यहाँ पर कह रहा है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर ड्राइव करते हैं अर्बन माइग्रेशन में। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ज़्यादातर रूरल एरिया से अर्बन माइग्रेशन कारण ये होते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा कारण 29% होता है मैरिज। किसी कानपुर की गर्ल की शादी दिल्ली में हो गई तो वो अर्बन एरिया में आ गई, ठीक है। मूव्ड विद हाउस होल्ड, या मूव कर लिया आपने, आप कहीं रहते थे, मान लो आप सुल्तानपुर यूपी के अंदर रहते थे, अभी आप दिल्ली के अंदर आ गए, या बेंगलोर, मुंबई, कहीं भी चले गए हो काम के सिलसिले में। मूव्ड आफ्टर बर्थ, एजुकेशन रीज़न हो सकता है, लाइफस्टाइल रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर जिसकी वजह से अर्बन माइग्रेशन होती है। अब ये कह रहा है 2 सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक पुश फैक्टर है, एक पुल फैक्टर है, यानी रीज़न टू लीव ओरिजिन, रीज़न टू चोज डेस्टिनेशन। सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर जो पुश फैक्टर में है वो है परसिक्वेशन, यानी एथनिसिटी है, रिलीजन है, वॉर है, ये सब रीज़न होते हैं, पुश फैक्टर होते हैं किसी भी बंदे को कि उस जगह को छोड़ो। पुल फैक्टर क्या होते हैं, जो देखो एक तरफ है धक्का देना, पुश फैक्टर खींचने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ कहीं भी पीस होगा, स्टेबल होगा, प्रॉपर्टी खरीदना आसान होगा तो बंदा वहीं जाएगा। आप बात समझ रहे हो ना सारी की सारी। उसके बाद डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, हाई अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ होगा तो कौन रहेगा वहाँ पर, हर व्यक्ति वहीं जाएगा ना जहाँ बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो। तो यहाँ पे खींच रही हैं चीज़ें, ये धक्का मार रही हैं पुश फैक्टर्स। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट रीजन हो सकते हैं, जबकि पुल फैक्टर्स में बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट है, आप कोई भी पुणे शहर में जाना चाहेगा, बेंगलोर में जाना चाहेगा, क्लाइमेट बड़ा अच्छा है।
वहीं आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, राजस्थान के किसी डेजर्ट में पहुँच गए तो वहाँ से निकलना ही चाहोगे ना आप। तो कहता है लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है अर्बन माइग्रेशन का, कह रहा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि स्किल जो माइग्रेंट है वो आपका डेवलपमेंट करेगा। सीजनल टेम्परल माइग्रेंट्स होते हैं 10% नेशनल जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है क्योंकि आप जहाँ भी बाहर जाते हो तो आप रेमिटेंस भेजोगे, हाउसिंग, लैंड, एजुकेशन कराओगे तो वो भी अच्छा होगा। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो कॉन्सेंट्रेशन इन दी इनफॉर्मल सेक्टर है ना, वेजेस लो हैं, एक्सेस सोशल सिक्योरिटी का कम है। एग्जाम्पल के तौर पर 90% जो भारत का वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो बंदा जाएगा ही ना, माइग्रेंट वर्कर बनने के सारे चांसेस हैं। और जब कोविड-19 आया तो होमवर्ड एक्सोडस हो गए, 11.4 माइग्रेंट जो भारत में थे वो अपने अपने घरों में बहुत दौड़ गए। फिर डेमोग्राफी रीज़न हो सकता है, पॉपुलेशन मान लो ऐसी है, बैलेंस तो है नहीं हमारी पॉपुलेशन या ऑल। तो ये कोट्याम का एक श्रीनगर का रेशियो बता रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि कोट्याम सेक्स रेशियो जो केरला का है इज लोअर देन द केरला का जो है आपका फीमेल का ड्यू टू फीमेल आउट माइग्रेशन। कोट्याम का सेक्स रेशियो 1040 है, लोअर देन केरलाज एवरेज जो 1084 है, क्योंकि जो फीमेल है वो चली जाती है ना, आउट माइग्रेशन हो रहा है फीमेल का। तो आउट मतलब बाहर की तरफ, स्टेट से निकल के, सिटी से निकल के किसी और केरला के रीजन्स में जा रही है। फिर सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं भाई। माइग्रेंट जो है उसकी वजह से आप सोचो ना, नए नए आइडियाज़ आते हैं, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमरिस्ट कल्चर, ठीक है। फिर सोशल चैलेंज की जहाँ तक बात रही कि सोशल चैलेंजेस ये हैं, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा कास्ट, रिलीजन को लेके, लैंग्वेज बैरियर्स को लेके। 2008 में अटैक हुआ था माइग्रेंट्स इन महाराष्ट्र, आप समझ रहे हो, तो बंदा जाएगा ही ना, डिस्क्रिमिनेशन वो फील करेगा, वो क्यों रहेगा उस जगह पर, आप मुझे बताओ। या कहीं पर भाषा समझ नहीं आ रही, कितने दिन भागोगे आप, नॉर्थ ईस्ट में रह के दिखा दे अभी कोई दिल्ली का बंदा, हरियाणा का बंदा, या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है जब वो हमारे किसी महाराष्ट्र या कहीं जगह चले जाते हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर अलग है। तो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन का दिक्कत है। पुणे में 564 स्लम्स हैं, 34-40% पॉपुलेशन वहीं रहती है, आप सोचो फिर क्यों नहीं जाएगा। माइग्रेशन की वजह से सारी दिक्कतें होती हैं, कास्ट, रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन फेस करोगे, स्लम एरिया बन जाते हैं। तो हालांकि सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स को लेके बड़ा इनिशिएटिव ये लिया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाया ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फुलफिल हो पाए। इंडिया का मोस्ट वल्नरेबल जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हेल्थ कवरेज मिल पाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फ्री फूड ग्रेन देना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करना। वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है, 2018 में लॉन्च हुई है फूड सिक्योरिटी के लिए। ई श्रम पोर्टल बनाया गया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। पीएम स्ट्रीट आपके वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, इसमें कोलेट्रल ताकि वर्किंग कैपिटल लोन्स मिल पाए स्ट्रीट वेंडर्स को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ताकि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को। अब वे फॉरवर्ड में कह रहा है वर्किंग एज जो ग्रुप है माइग्रेशन का, वो क्या रिकमेंडेशन दे रहा है, वो रिकमेंडेशन ये दे रहा है कि लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, यानी लीगल स्टैंडर्ड इनैक्ट करो ताकि आप प्रोटेक्ट कर पाओ माइग्रेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। साथ ही में रजिस्ट्रार जनरल प्रोटोकॉल्स को अमेंड करो, एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स लो आप, एलिमिनेट कर दो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर जॉब्स एंड सर्विसेज, एक्सेस दो बेसिक एंटाइटलमेंट को लाइक माइग्रेंट चिल्ड्रन इन सर्व शिक्षा अभियान, इनको आप वो भी दो एंटाइटलमेंट दो। फिनेंशियल इंक्लूजन करो, मनी रेमिटेंसेस को रिड्यूस करो, एक्सपेंड करो बेस्ट प्रैक्टिस। यानी जो केरला का माइग्रेशन सर्वे मॉडल है कंडक्ट होता है 5 ईयर्स में सिंस 1990 है, तो एक्सपेंड हो नेशन वाइड ताकि हम माइग्रेशन की गवर्नेंस को बढ़ा पाएँ, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। समझ रहे हो ना सारी की सारी बातें ये, तो ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब एक जगह हम देख रहे हैं अच्छा मॉडल तैयार हुआ है तो वाई नॉट टू अप्लाई इन टू पूरा नेशन, पूरे कंट्री में होना चाहिए ना वो फिर आपका, ताकि ये काम आपके हो पाएँ। तो अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जिसका नाम है आदि कर्म योगी अभियान के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आदि कर्म योगी कैसी योजना है, कैसे काम कर रही है, समझते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए रही, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है आदि कर्म योगी अभियान को। ट्राइबल ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप प्रोग्राम है जिसका सारा ध्यान है ट्राइबल कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना, उनको लोकल लीडरशिप देना, ठीक है। और इसका टारगेट है कि 20 लाख लोगों को डेवलप करना।
टू ऑपरेट इन ओवर 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस, ताकि 30 स्टेट्स, यूटी 550 डिस्ट्रिक्ट, 3000 ब्लॉक्स को हम कर पाएँ। और इसकी ये भी कोशिश है कि 10.5 करोड़ से ट्राइबल सिटीजन्स को भी अपलिफ्ट करना है। अब यहाँ पर एसोसिएटेड फ्लैगशिप, यहाँ पर ट्राइबल, यहाँ पर इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताकि की जाए, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ताकि ट्राइबल एरियाज़ में जो भी क्रिटिकल गैप रह गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, कोई पानी की समस्या है, कहीं सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स की दिक्कत है, वो दूर करने के लिए बनाई गई। नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन भी जो है उसमें भी हमारा ध्यान है, पर्टिकुलरली ट्राइबल पॉपुलेशन में डिजीज़ ना फैले ज़्यादा। इवन आपको पता है एकलव्य द्वारा मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी दिए जा रहे हैं रिमोट एरियाज़ में। तो कोशिश क्या है? आदि कर्मयोगी द्वारा ट्राइबल सेवा पथ पे चलाना, यानी कि सर्विस डेडिकेशन रिजॉल्व करना, इनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट माइल सर्विसेज इनको प्रोवाइड करना। अब की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रमोट करो रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, पार्टिसिपेटिंग प्लानिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोएक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए, और इट फॉर्म्स अ की पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष को कब से कब तक होता है? 15 नवंबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2025, ताकि भगवान बिरसा मुंडा का जब 150th एनिवर्सरी हो तो हम इनको एक सरप्राइज़ और एक गिफ्ट दे पाएँ। तो 3 पिलर में लीडरशिप इनकी काम करेगी। आदि कर्मयोगी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठेगा, आदि सहयोगी जिसमें टीचर्स, लीडर, डॉक्टर, सोशल सर्विस होंगे, आदि साथी पे कौन बैठेगा? जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, ये सब होंगे। अब इस स्कीम की फर्स्ट फीचर क्या है कि ये मल्टी टीयर्ड लीडरशिप होगी, यानी हैबिटेशन टू स्टेट में। उसी के साथ साथ मल्टी डिपार्टमेंट कन्वर्जेंस हैं, ट्राइबल वेलफेयर है, रूरल डेवलपमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो गवर्नेंस है, लर्निंग वर्कशॉप रोल आउट है, विलेज विजनिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान है, ठीक है ना, मेंटरिंग इकोसिस्टम है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट इन सबको लिया जा रहा है, पद्मा अवार्डीज़ को मेंटोर की तरह लिया जा रहा है, इनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि कोई ट्रेनिंग लेनी हो, कोई नॉलेज की बात हो तो ये सारा डैशबोर्ड इस पर काम करेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स जो एंटिसिपेटेड आउटकम्स के हैं वो हैं 100% सेचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी रोड कनेक्टिविटी, पक्का हाउसिंग, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस इनरोलमेंट, ताकि कोई ट्राइबल हाउस होल्ड पीछा ना रह जाए। हम चाहते हैं सभी ट्राइबल हाउस होल्ड हर तरह से इनको सुविधाएं मिलें। इवन 1 लाख आदि सेवा केंद्रास बनाए गए हैं वन स्टॉप सर्विस सेंटर पर। 100+ आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर्स इस्टेब्लिश करे गए हैं IITs, NITs, IIMs के लिए। सिंगल विंडो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस सेंटर इस्टेब्लिश करा गया है, समझ रहे हो, ताकि कोई भी ग्रीवेंसेज आए, कुछ आए तो इनकी हेल्प की जाए। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ट्राइबल कैडर को डेवलप करने की, ट्राइबल डेवलपमेंट को? तो सबसे पहले डिलीवरी गैप्स को ख़त्म करना है। कैसे करोगे? लास्ट डिकेड में शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर बजट था, उसमें 5 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ, 25,000 करोड़ से लेकर 1,24,000 करोड़, ताकि आउटकम जो है रिमेन वीक ड्यू टू पुअर डिलीवरी। फिर हायर इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी अमंग जो आपके एसटीज़ हैं वो बहुत हाईएस्ट हैं। 40.6% जो एसटी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। आप बात समझ रहे हो? ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट बता रहा है ये। फिर हमें वाइब्रेंट कल्चर भी तो इनका आगे से आगे बढ़ाना है। भाई आप सोचो, हर ट्राइबल कम्युनिटी का अपना लैंग्वेज यूनिक है, अपना कल्चर, इनके अपने आर्ट, डांस, फेस्टिवल, इनके सब बहुत यूनिक होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि एसिमिलेशन प्रेशर के चक्कर में इंडेंजर हो जाए, तो इनका कल्चर भी बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। आपको पता है ट्राइफेड जो है वो कई सारे मिनिस्ट्रीज़ को मिलकर, डिपार्टमेंट्स को मिलकर कोशिश कर रही है कि वो आपके किसी भी तरीके से इनके प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल जाए। अब ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव
मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम कर रही है ताकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ट्राइबल लोगों का फेयर मार्केट प्राइसेस दे पाएँ ये प्रोडक्ट के लिए। समझ में आ रहा है? तो इनका काम है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ट्राइबल्स की, और हार्नेस करना ट्राइबल इकोलॉजिकल विजडम, यानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, सेक्रेड ग्रुप्स है, इनको करना। डोंगरिया खोंड एक उड़ीसा में प्रैक्टिस करते हैं, वो मिलेज बेस्ड फार्मिंग। अब आप सोचो उससे एग्रो बायोडाइवर्सिटी कितनी, इनसे कई चीज़ें बहुत सीखने को मिलता है। ये फॉरेस्ट नेचर के बहुत करीब होते हैं। आप बात समझो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन निकालना भी आप इनसे सीखोगे। फिर डेमोक्रेटाइजिंग डेवलपमेंट, यानी आदि कर्म योगी कंसल्टेशन विद ग्राम सभा, वो ट्रस्ट ओनरशिप को बढ़ा रहे हैं। तो कंक्लूजन में कह रहा है डेडिकेटेड ट्राइबल केडर चाहिए ही चाहिए, जो डिलीवरी गैप्स हटाए, पॉवर्टी रिड्यूस करे, एम्पावर करे ग्राम सभास को, ताकि कल्चर इकोलॉजिकल विजडम बढ़े। तो खाली कैपेसिटी की बात नहीं है गाइस, बिना कन्विक्शन के काम नहीं होगा। बहुत कन्विक्शन चाहिए हमें अगर सच में हम चाहते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट हो, और वो भी ऐसा हो जो कि कैसा हो, इस तरह का हो कि भाई आप किसी भी तरीके से सस्टेनेबल नेशन बिल्डिंग कर पाओ। तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसके साथ चलना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड्स आर शॉर्ट्स टुडे। शॉर्ट्स में सबसे पहला पार्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, जिसको मिराइट स्कीम बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि टोटल पैसा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा है, ताकि क्वालिटी इक्विटी गवर्नेंस बढ़े टेक्निकल एजुकेशन की। बजट लगाया जा रहा है 4200 करोड़ का। एक्सटर्नल असिस्टेंस वगैरह दी जा रही है। 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बेनिफिशरीज हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है केरला बन गया है भारत का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट 100%। तो डीजी केरलम प्रोग्राम था इनका, 2023 में लॉन्च करा। फिर इन्होंने पूरी क्रांति चला दी, डिजिटल क्रांति, हर घर में डिजिटल क्रांति इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। इनका अर्लियर एक अक्षय प्रोजेक्ट था। मल्लपुरम इनका फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है भारत का। आ सकता है फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मल्लपुरम का केरला के अंदर। अब डिजिटल लिटरेसी क्या होती है? यानी कि हर इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ के पास ये एबिलिटी आना कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करे ताकि मीनिंगफुल एक्शन ले पाएँ हम विद इन लाइफ सिचुएशंस। डिजिटली लिटरेट हाउस होल्ड क्या है? यानी एटलीस्ट 1 मेंबर, यानी 5 years ऑफ एज और ओल्डर, कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड यूज़ द इंटरनेट। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? सबसे बड़ा पड़ेगा इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। किसान कॉल सेंटर खुलेंगे, कम्युनिटी सेंटर खुलेगा तो उससे सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी। ग्लोबल कनेक्टिविटी होगी तो उससे आपका विंडो द वर्ल्ड स्पेशल इनको मिलेंगे ना, फैमिली बॉन्ड। पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का बढ़ेगा। फास्ट ट्रैक स्कीम, डीबीटी, यूबीआई, इनका और ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आईसीटी की नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी जब भी आती है ना, डिजिटल लिटरेसी, तो कंसर्न भी लेके आती है। सबसे बड़ा चुनौती जो डिजिटल लिटरेसी का है वो है एथिकल यूज़ ऑफ इंटरनेट भी। तो कहीं पता चला कि मिल तो गया इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन भी मिल गए हैं, एंड्रॉयड, आईफोन सब आ गए हैं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फेक न्यूज़ का शिकार हो गई पॉपुलेशन, या इंडिविजुअल केयरफुली नहीं अटेंड करा, ओटीपी हो, आप समझो फिनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। और बिगेस्ट चैलेंज क्या है? कांस्टेंट विजिलेंस अगर आपने नहीं रखा तो बस आप समझो आप गए काम से, साइबर थ्रेट हो जाएगा आप पर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इन्होंने स्टेट्स को पूछा है भाई स्टेप लो टुवर्ड्स यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करो बर्थ और डेथ का। तो ये अपॉइंट कौन करता है? अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंडर काम करेंगे। हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस अंडर सेंसस एक्ट 96 हुआ। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसके अंडर आता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मदर टंग सर्वे, ये सारा कुछ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें वो बात करेगा स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यानी रिसेंटली लोकसभा में एक स्पेशल डिस्कशन हुआ किसको लेके? क्रिटिकल रोल ऑफ स्पेस प्रोग्राम फॉर विकसित भारत बाय 2047। यानी जब भारत 100 साल का हो जाए तो उसका स्पेस प्रोग्राम
ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाए, एक ज़बरदस्त रोल निभा पाए, क्रिटिकल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए विकसित भारत को बनाने के लिए। अब डिस्कशन में हाईलाइट किया गया जो स्पेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ ना, किसके द्वारा हो रहा है? शुभांशु शुक्ला के द्वारा हुआ। पर्सोनिफाई इंडिया को इन्होंने किया विश्व बंधु भारत ग्लोबल फ्रेंड की तरह। शुभांशु शुक्ला जी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बड़े यंग हैं ये, और पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी के बाद हैं ये आईएसएस में जो गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घूम के आए ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत। एंड ही इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अबॉर्ड किया इन्होंने टू द आईएसएस, और ओनली सेकंड इंडियन जिन्होंने ट्रैवल किया स्पेस में आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। तो पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। अब क्यों बात जिक्र ये चल रहा है कि क्रिटिकल रोल क्यों है स्पेस प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी का? तो स्पेस प्रोग्राम टेक्नोलॉजी बहुत सारे इंडिया के क्रिटिकल चैलेंजेस को एड्रेस करती है, कई सारी नई अपॉर्चुनिटी आती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। अब क्या क्या है समझते हैं वो सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इरेटिक मानसून है, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत है, लो फार्म प्रोडक्टिविटी है, पुअर क्रॉप फॉरकास्टिंग है, तो उसके लिए स्पेस बेस्ड सोल्यूशन निकाले गए हैं। इनसेट 3D है, रिसोर्स सेट है, समझ रहे हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जाया जाए तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है, डिले है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में। फिर पीएम गति शक्ति क्या कर रहा है? इसरो इमेजरी का इस्तेमाल कर रहा है, भारतमाला, सागरमाला, रेलवेज का इस्तेमाल कर रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हाई वल्नरेबिलिटी है, फ्लड्स को लेके, साइक्लोन को लेके करंट चैलेंज है। स्पेस बेस्ड सोल्यूशन क्या निकाला गया? रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, अर्ली वार्निंग हो। उसके बाद सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए इन्होंने क्या निकाला? बॉर्डर सर्विलेंस जो गैप है उसके लिए G7, ये सारे मिशन शक्ति काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जो हमारी यूएस की GPS पे हमारा बड़ा डिपेंडेंसी थी, हमने नेविक बनाया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्लाइमेट चेंज के लिए हम बड़ा दुखी थे, ग्लोबल रिट्रीट हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, उसको स्टडी करने के लिए हमने निसार यानी नासा और इसरो ने मिशन चलाया। हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए हमने इसरो का टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट खोला। एजुकेशन के लिए एजुसेट खोला गया ताकि उसके जो डिजिटल गैप आ रहे थे वो ख़त्म हो। पुअर जो मॉनिटरिंग थी वेलफेयर स्कीम्स को लेके उसको दूर करा गया। डिफ्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर उसको दूर करा गया। भुवन सृष्टि जियो पोर्टल खोला गया। ये सारे के सारे पोर्टल्स को ओपन करा गया। अब हाउ प्रोग्रेस इन स्पेस सेक्टर मेक्स विश्व बंधु, हम भारत ये ग्लोबल फ्रेंड कैसे बन पाएंगे? अगर हम स्पेस सेक्टर में जा रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस से कैसे बनेंगे भारत इंडिया विश्व बंधु? तो कह रहा है ग्लोबल कोलैबोरेशन। निसार जैसे हम देखते हैं नासा और इसरो से बना हुआ इंडिया का साइंटिफिक हैंडशेक है विद द वर्ल्ड। बात समझ रहे हो? सिंबलाइजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बाय अधेरिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इंडिया का स्पेस माइलस्टोन देखो आप कितना ज़बरदस्त है। एस्ट्रोनॉट रीच ISS इन कॉस्पर, इसरो स्टैब्लिश्ड हुआ 1969 में। आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च करा हुआ है। चंद्रयान 3 आया है ना। फिर रीजनल लीडरशिप एंड सपोर्ट की बात की जाए तो 2017 में साउथ एशिया सैटेलाइट आया। नेबरिंग कंट्रीज़ भी इसके अंडर फॉल करती थी। फिर टेक्नोलॉजी की शेयरिंग, एक्सपर्टीज़, डेटा, ये सब किया गया है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लिए गए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी की तरफ ध्यान दिया गया। 400 सैटेलाइट थी 34 नेशंस की, वो लॉन्च किए गए। रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्लेयर का एक इंडिया का डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन था, उसका ये काम था डेमोन्स्ट्रेट करना और एक सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल आउटर स्पेस तैयार करना। ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया। इसरो इज़ अ मेंबर ऑफ कॉस्पस सरसत, उनको दिया गया। अब रिसेंट पॉलिसी भी इंटरवीन करने के लिए बनाई गई हैं फॉर द रैपिड डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर। तो इंडिया का स्पेस पॉलिसी है 2023 पॉलिसी को लॉन्च करा गया ताकि हॉलिस्टिक अप्रोच से इनकरेज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। FDI एंड स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उनको 100% FDI दिए जा रही है। प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट चलाया जा रहा है। न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड है वो इसरो का कमर्शियल आर्म है। प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कमर्शलाइज किया जा रहा है ताकि एक सिंगल विंडो फैसिलिटेटर, एक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो पाए। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि नेशनल ग्रोथ या ग्लोबल कोलैबोरेशन है या कोऑपरेशन है, बल्कि इसलिए भी ताकि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और अगर सच में हम चाहते हैं ना कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को
डेवलप कर ले, लॉन्च कर ले, ल्यूनर मिशन वगैरह 2040 तक कर ले, तो उसके लिए हमें चाहिए कि क्लियर माइलस्टोन हमारी इन्हीं रास्तों पे जाकर होगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें करना ही पड़ेगा। तो हमें करना क्या है? इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ले रहे हैं हम। इन सभी से हमारी स्पेस जर्नी हमें पहुंचा देगी विकसित भारत 2047 या 2047। बात समझ में आ रही है? क्या क्या करना है हमें? इनोवेशन करना है, इंक्लूसिविटी रखनी है और कोलैबोरेशन ले लेना है, जैसे हमने आपका निसार लिया। इससे हमारी जर्नी हमें विकसित भारत 2047 तक ले जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के ऊपर है। न्यूज़ में क्यों रहा? देखो, जो पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंजोर्टियम है ना, इसने जीता है इन स्पेस प्रपोजल टू बिल्ड इंडिया का पहला फुली इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंडर PPP मॉडल के तहत इसने जीता है। अब पिक्सल स्पेस इंडिया कंजोर्टियम में है क्या? इसमें पायरसाइट स्पेस है, सेटश्योर एनालिटिक्स है, ध्रुव स्पेस है, इसके अंदर ये डला पड़ा है। PPP मॉडल ने क्या करा? इसको ऐसा डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट करा ताकि स्ट्रेटेजिक टेक्निकल पॉलिसी सपोर्ट इसको सरकार से मिल गया था, प्राइवेट सेक्टर वालों ने डिज़ाइन बिल्ड को ऑपरेट कर दिया। ज़ीरो कॉस्ट बिड है। कंजोर्टियम ने एंटायर इन्वेस्टमेंट जो 1200 करोड़ की थी ना, वो बियर करी है और गवर्नमेंट ने इनको सिर्फ 350 करोड़ का सपोर्ट दिया है। ध्यान रखना, फॉर गोइंग का गवर्नमेंट ऑफर अप टू 350 करोड़ फॉर गोइंग कर दिया, समझो आप ये बात को। आप तो आप सोचो कि एंटायर कॉस्ट ही इन्होंने पूरी की पूरी वो करी है। फॉर गोइंग का मतलब समझते हो? टू डिसाइड नॉट टू हैव, और आप नहीं चाहते थे। गवर्नमेंट ने इनको कहा था 350 करोड़ का हम देंगे, इन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, 1200 करोड़ अपने तहत लगाएंगे, क्योंकि कंपेयर द एंटायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन्होंने झेली है। प्रपोज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है? देखो, कॉन्स्टलेशन है बेसिकली। EU सैटेलाइट पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में लॉन्च हो जाएगा। इसमें पैनक्रोमेटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, माइक्रोवेव, सिंथेटिक अपर्चर, रडार के सेंसर हैं। इसका यूज़ बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे? रियल टाइम आपको कोई डेटा एनालाइज कराना हो, क्लाइमेट चेंज के डेटा को वैल्यू एडेड सर्विसेज मॉनिटर करनी हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, आपका नेशनल सिक्योरिटी, और बहुत ज़बरदस्त ये जो स्पेशल इंटेलिजेंस रखेगा। तो EU जो सैटेलाइट होती है ना, अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अर्थ के लिए नेचुरल, आर्टिफिशियल, बहुत तरह से मदद करती हैं ये। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बड़े यूज़ हैं। अर्थ साइंस में है, एनवायरनमेंट के अंदर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है, एग्रीकल्चर को लेकर है, क्रॉप का एस्टिमेशन करना हो, डिजीज़ को डिटेक्ट करना हो, रिवर के इरोजन को चेक करना हो, नेचुरल रिसोर्स को देखना हो, वेदर फॉरकास्टिंग करनी हो, स्पेशल प्लानिंग करनी हो, रूरल डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना हो, मिनरलॉजी को देखना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को चेक करना हो, रिसोर्स को एक्सप्लोर करना हो, तो बड़ी ज़बरदस्त होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसका फ़ायदा क्या है तो हमने देख लिया। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन में देखा हमने, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन इंडिया के स्पेस सेक्टर में हो रहा है। इससे बड़े सारे हमें फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, हमारा स्पेस इकॉनमी डेवलप होगी। भाई, जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम अपने आप आएंगे। आप सोचो, करेंटली इंडिया का जो स्पेस इकॉनमी है वो $8.4 बिलियन की है। हमारा है कि 2033 तक, यानी 2033 तक हम $44 बिलियन के हो जाएं। एक्सपोर्ट भी चाहते हैं हम करना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इनोवेशन ग्रोथ मिलेगी। प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं वो सब इनोवेशन कर रही हैं सैटेलाइट डेवलपमेंट में, लॉन्च व्हीकल्स में। तो पिक्सल ने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करा, है ना। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट ऑफ इसरो की बात है। अलाउ किया इसरो को टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एडवांस एंड लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत स्पेस सेक्टर में काम कर पाए, जॉब क्रिएशन हो पाए, हाई स्किल जॉब्स क्रिएट हो, क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट बढ़े, पोटेंशली कर्बिंग, इससे ब्रेन ड्रेन आपकी कंट्री का रुकेगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन से डेटा की सोवेनिटी बची रहेगी। आप फॉरेन कंट्रीज़ के उस पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे एसेट्स पे। आपको स्टार्टअप्स का मौका मिलेगा, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, अगर भारत की पोजीशन बनेगी ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत की मार्केट इसमें बढ़ जाए, और गवर्नमेंट इसमें बहुत तरीके से इनिशिएटिव ले रही है। आप सोचो कि इन स्पेस जो है हमारा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर 2020 में इस्टेब्लिश, वो इसीलिए किया गया था। क्लैरिटी के लिए भी हमने करा है, स्टार्टअप्स को बनाने के वेंचर कैपिटल 1000 करोड़ का फंड करा गया है। लिबरलाइज करा गया है, FDI को 100% स्पेस सेक्टर में बोला आने के लिए, कोलैबोरेट करें, स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर करें, इसलिए हमने 100% FDI दी है स्पेस सेक्टर में अभी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा स्पेस में तो अपने साथ कुछ चैलेंज भी लेकर आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन, यानी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होगा नहीं।
पॉलिसी कंप्लायंस में दिक्कत आएगी, लीगल एम्बिग्यूटी होगी, डुअल यूज़ होगा करेक्टर का स्पेशल स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, प्रोजेक्ट डिले होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में प्रॉब्लम आएगी, ऑपरेशनल चैलेंज होंगे बहुत सारे, टेक्निकल बॉटलनेक्स आएंगे बहुत सारी। डिस्पाइट ग्रोइंग रिसर्च, इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास टेक्निकल फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होगी, ग्लोबल डिमांड जनरेशन का इशू आएगा, अपस्ट्रीम सेगमेंट के साथ क्राइसिस आएगा, डेवलपमेंट टेस्टिंग लॉन्चिंग ऑफ स्पेस एसेट्स की प्रॉब्लम है, डाउन स्ट्रीम सेगमेंट को लेके दिक्कत है। तो एज इंडिया एडवांसेस टुवर्ड्स बिल्डिंग अ रोबस्ट स्पेस इकोसिस्टम, पिक्सल लेड ईयू कॉन्स्टलेशन का क्या है कि वो एक नया एरा स्टार्ट करे, पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी को रीडिफाइन करे, इंडिया का ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस को बढ़ाए, सस्टेन्ड पॉलिसी सपोर्ट चाहिए हमें, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी होगी, ग्लोबल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तब जाके भारत डोमेस्टिक नीड के साथ साथ एक एक्सपोर्टर बन पाएगा स्पेस बेस्ड सोल्यूशन का। और देखो जहाँ तक बात रही टेक्नोलॉजिकली, तो आपको विजन रखना ही पड़ेगा। सच में विकसित भारत बनना चाहते हो, न्यू इंडिया क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। मूविंग टूवर्ड द शॉर्ट, सबसे पहला शॉर्ट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम, और वो क्या है, इसरो ने इनाग्रेट करा है होप एनालॉग मिशन इन टीएसओ कार वैली लद्दाख में, टसो कार वैली बोलते हैं इसको। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एक स्पेशली इन्होंने डिज़ाइन किया है हैबिटेट मॉड्यूल, जो क्रू लिविंग रहते हैं ना, यूटिलिटी मॉड्यूल, इनको सपोर्ट करने के लिए करा गया है। तो होप स्टेशन इसरो द्वारा बनाया गया है ताकि साइमुलेट स्पेस लाइक कंडीशन क्रिएट की जा सके ऑन अर्थ और रिसर्च की जा सके फ्यूचर इंटरप्लानिटरी मिशंस पे, इसलिए बनाया गया होप स्टेशन। ये ध्यान रखना, होप मिशन का यही सारा ध्यान है जो कि इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर वाले बना रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट साइमुलेट हो पाए, टेस्टिंग कर पाएँ हम, हेल्थ प्रोटोकॉल, ह्यूमन सर्वाइवल चेक कर पाएँ। इसमें एपीजेनेटिक्स, साइकोलॉजी, जीनोमिक्स सबको पढ़ा जाता है, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग वैलिडेट की जाती है। अब टसो कार वैली को ही चुना क्यों? क्योंकि फॉर मार्श लाइक कंडीशन, जहाँ पे हाई यूवी रेडिएशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा कम है, एक्सट्रीम ठंडा रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, वो भी सलीन, तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजिकल टेस्ट और एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च के लिए बड़ा ही फेवरेबल प्लेस था, और पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनालॉग मिशंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी था ये। कई सारे हम लेकर आ रहे हैं, आप सोचो यूएस भी मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन बना रहा है, कनाडा बना रहा है, रशिया बना रहा है। तो इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो हमारा गगनयान है, इसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, लॉन्च करना, फिर अर्थ पे लेकर आना, इंडियन सी वाटर्स को चेक करना, और LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा ये। मेजर माइलस्टोन इसके यही हैं, अनमैन्ड फ्लाइट, टेस्ट व्हीकल मिशन, मैन्ड फ्लाइट, ये सारे काम ये करने के हमारे दिखाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे कि 2035 तक ये रेडी होने वाला है, 2035। इम्प्रूव्ड वर्जन है ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का, 40 स्टोरी बिल्डिंग, इतना ज़बरदस्त लंबा है ये। ल्यूनर मिशन में होगा, और इंडिया का पहला ह्यूमन मिशन जो प्लान हुआ है मून के लिए वो 2040 में हुआ है, इसीलिए हम इसको रेडी कर रहे हैं। इसमें 80 टन का लो अर्थ ऑर्बिट कैरी करेगा ये, आप अप्रॉक्सीमेटली समझो 27 टन ऑफ मून है ये। 3 स्टेजेस में, लिक्विड में पहला 2 स्टेज, उसके बाद आपको 3rd स्टेज पे क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट मिलेगा। इसरो क्यों कर रहा है? देखो लॉन्च व्हीकल इसरो के पास कौन कौन से हैं, एक तो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है ना, इसरो का वर्क फोर्स है ये, और 3rd जनरेशन है लिक्विड स्टेज में, इसमें बड़ी कैपेबिलिटी होती है, लियो जियो लेके चलता है। GSLV जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, 4th जनरेशन का है, इसको भी हम लेके चल रहे हैं। LVM हमने यूज़ करा है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमने तैयार कर रहे हैं, SSLV हम यूज़ कर रहे हैं। फिर EU का AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ जनरल पर्पसेस है, वो भी हम यूज़ करेंगे। 26 मेजर टेक कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, ये वॉलेंट्री साइन कर लिया है इन्होंने EU के कमीशन में AI कोड ऑफ प्रैक्टिस। और एक कोड देखो वॉलेंट्री है, सिग्नेटरी को लीगल सर्टेनिटी मिलेगी, बाइंडिंग होगी इसकी रिक्वायरमेंट, 3 चैप्टर्स में है ये, ट्रांसपेरेंसी, कॉपीराइट, सेफ्टी, सिक्योरिटी। इसके एक्ट पहला AI लॉ है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, जो EU बना के दिखा रहा है। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच है, ताकि हम जब भी AI को अप्लाई करें तो रेगुलेट तरीके से करें, रिस्क को पहले ही नाप लें, मेजरमेंट रिस्क की पहले ही हो जाए, क्लियर अकाउंटेबिलिटी हो, स्टैंडर्ड बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले हैं। की कंसर्न्स ये हैं कि लीगल अनसर्टेनिटी है मेजर डेवलपर्स के साथ, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो बर्डन जो पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। स्टैनफोर्ड का साइंटिस्ट था, इसने ना अभी प्रोजेक्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड बनाया है। कैसे? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को रीड करके। ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ये यूज़र की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए मेंटल पासवर्ड जो चाहिए होता है ना बिफोर डिकोडिंग थॉट्स इन टेक्स्ट और ऑडियो, तो ब्रेन जो आपका कंप्यूटर इंटरफेस है, एक डायरेक्ट ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन होगा ये। यानी आपको कुछ टाइप नहीं करना, न्यूरल सिग्नल्स आपका जो ब्रेन देगा वो आपका लैपटॉप या फ़ोन उस परफॉर्म करेंगे। सोचो कितनी ज़बरदस्त तरीका है ये बाईपास कर रहा है मस्कुलर कंट्रोल। आपको कुछ छूना नहीं है, कुछ टाइप नहीं करना है। ब्रेन एक्टिविटी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सारा इसको पता चल जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कैसे काम करता है? एक होता है मोटर कंट्रोल द्वारा, डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, जैसे आपने तारें लगाई ब्रेन पे और एक लैम्प खोला और उसने आपको सारा बता दिया। आप फिंगरप्रिंट पे पहुँचे ही प्रेस करा। बीसीआई कंट्रोल में जब मोटर कंट्रोल होता था तो आप सोचते थे, फिंगर दबाते थे, फिर एग्जीक्यूट होकर डिवाइस से निकलता था ना। जैसे मानो आप लैंप के पास गए, ठीक है, आपने लैंप का स्विच रीच आउट विद योर आर्म एंड यूज़ योर फिंगर टू प्रेस द लैंप ऑन स्विच, उसके बाद वो खुल गया। बीसीआई में ऐसा नहीं है। आपने सोचा कि लैंप जल जाए, कंप्यूटर आपकी ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज कर देगा और ब्रेन लैंप को ऑन कर देगा सिग्नल देते ही। डिवाइस क्या होगा? रिस्पॉन्ड करेगा फ्रॉम द कंप्यूटर बाय टर्निंग ऑन। समझ में आ रहा है? आपने कहीं कुछ नहीं छुआ, आपने कोई फिंगर नहीं लगाई, कोई आर्म को इधर उधर नहीं किया आपने। तो ब्रेन कंप्यूटर जो मैपिंग है, इंटरफेसिंग है, ये सारा इससे मेडिकल में आप सोचो किसी को पेशेंट को पैरालिसिस या कोई स्ट्रोक मारने वाला हो, पहले पता चल जाएगा उसकी मोबिलिटी स्पीच से। मेंटल वेलबींगनेस, मेंटल हेल्थ के लिए, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसर्न अगर हम देखते हैं तो वो आपके कौन से कंसर्न्स है? सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है, रिस्क लाइक ब्रेन टैपिंग आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, और मिसलीडिंग आपके स्टिमुली अटैक्स हैं, या प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव लिबर्टी आपकी छिन जाएगी। आप सोचो कि आपके मन की बात अगर पता लगने लग जाएगी तब तो है ना आपकी आज़ादी छिन गई। आप जो सोच रहे हो वो सब चीज़ें कंप्यूटर को पता चल रही हैं, आपके डिवाइस को पता चल रही हैं कि आपको किसी से प्यार हो गया है, वो पता चल गया और उसने जाके किसी और को बता दिया, आपकी तो गई। मतलब मेंटल सेल्फ डिटर्मिनेशन ख़त्म आपका। हेल्थ इम्पैक्ट पे पड़ गया। स्टैंडर्डाइज रेगुलेशन नहीं है, रोबस्ट रेगुलेशन करना ही पड़ेगा आपको। डेटा प्राइवेसी लॉ ख़त्म होने की दिक्कत है, सिक्योरिटी का बहुत बुरा खतरा है, मेंटल प्राइवेसी गई, आपकी सोच की ऑटोनॉमी गई, आपके थॉट्स सब एक्सप्लॉइट होंगे। अब आप कुछ सोच नहीं सकते अपनी मर्ज़ी का, सोचो आप, ये हालात हो जाएंगे आपके। फिर इतनी खतरनाक है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। नेक्स्ट आता है एनुअल फास्टैग पास हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आपके रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने लॉन्च किया फास्टैग एनुअल पास फैसिलिटी। इसमें जो फास्टैग रिचार्ज कराने का सारा टंटा ख़त्म किया। कह रहा जी 1 टाइम फ़ी लो हर साल 3200 आपका टोल प्लाजा क्रॉसिंग पे लगेगा, ख़त्म मामला। डिवाइस आपका क्या करेगा? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है और डायरेक्टली ये आपको पता है कि आपको टोल पे पैसा नहीं कटाना पड़ता, इसी से पैसा कटता रहता है, वॉलेट की तरह समझ लो एक, है ना। शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है, NPCI NHAI द्वारा बनाया गया था। इसमें टैग्स रीडर सारा वो निकाल के इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देता है। महाराष्ट्र इंक्स डील विद IIT मद्रास स्टार्टअप के साथ किया है टू बिल्ड हाइपरलूप। तो प्रपोज लीनियर इंडक्शन मोटर ने हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम बनाया है, विल कनेक्ट जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है नवी मुंबई में, और अपकमिंग जो आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट में वाधवान पोर्ट आ रहा है ना, उसको लेके बना है। हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम क्या है? 2013 में जो CEO थे स्पेसएक्स के एलॉन मस्क, उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है अल्ट्रा हाई स्पीड रेल, जिसको हाइपरलूप या ओपन सोर्स बोलते हैं। बेसिकली ये मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलीफ सिस्टम है जो ट्रैवल करेगा अल्ट्रा हाई स्पीड में थ्रू लो प्रेशर ट्यूब। हाइपरलूप फंक्शन क्या है? सीबलेट ट्यूब है, ये मिनिमम लेयर रेजिस्टेंस है, वैक्यूम का इस्तेमाल करेगा, ये मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करेगा ये। अब मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है समझा देती हूँ मैं आपको, उससे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे फंक्शन करेगा। देखो, मैग्नेटिक जहाँ तक लेविटेशन की बात है तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्नेटिक सस्पेंशन कहो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया जाता है, कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता अदर देन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? काउंटर एक्ट करता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के लिए।
तो वही आपका मैग्नेटेशन लिव है। यहाँ पर आपका ये मैग्नेटिक फोर्स के अपोज में काउंटरएक्ट ग्रेविटी देगा, ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करेगा एयर में बिना फिजिकल सपोर्ट के। तो जब दो मेथड होते हैं, इसको एक रिपल्सिव तरीका होता है पोल या परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के, तो उसको इस तरह से किया जाता है मैग्नेटिक लिविटेशंस। प्रेशराइज कैप्सूल इस सब का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। एडवांटेज इसका ये होगा आपके पास कि आप मुंबई का जैसे आपका पुणे से 25 मिनट का रास्ता रह जाएगा, हाइपरलूप से बहुत फ़ायदे हैं, कार्बन फ्री, लॉजिस्टिक आराम से पहुंचेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी सोचो, इसका इशू भी है, बहुत कॉस्ट लगेगा। आप सोचो पर माइल $25 से 27 मिलियन लग रहे हैं डॉलर। सेफ्टी कंसर्न लग गया ना एक बार आग वाग, इवैक्यूएशन बड़ा मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डिमांडिंग है, वैक्यूम मेंटेनेंस बड़ा चैलेंज है, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल बैकिंग हर्बल चाहिए, न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हर्बल चाहिए। हाइपर लूप जितनी तेज़ है ना उतने इसके ये सब इश्यूज भी हैं। नेक्स्ट इज श्रेष्ठ इनिशिएटिव, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। नेशनल इनिशिएटिव है बेंचमार्क और स्ट्रेंथन करना स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को। प्रपोज किसने किया है ये? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट में क्रॉस इंडिया ड्रग सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड। और इसमें 5 यूज़ की गई हैं थीम्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटी, सर्वेलेंस एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड श्रेष्ठ इनिशिएटिव। तो गाइज इतना बहुत है आपके लिए आज के लिए साइंस एंड टेक। कल हम कल्चर करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे टू ऑल।